Hello students, welcome to the world of Mentara 1.0। ये सीरीज़ है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी। इसका चैप्टर 3 आज करेंगे। 2 चैप्टर कर चुके हैं और ये थीम ए का लास्ट चैप्टर है। थीम ए जो कि ज्योग्राफी से डील करती है। ठीक है, चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। शुरू करते हैं। Free from the burden of human beings, may the earth, with many heights, slopes, and great plains, bearing plants endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother, and I am her child. अगर ह्यूमन बीइंग का बर्डन अर्थ पर ना हो तो अर्थ पे बहुत सारी हाइट्स हैं, स्लोप्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं। जो प्लांट्स अर्थ पर हैं उसके पास वैरिड पावर्स हैं जो हमारे लिए स्प्रेड आउट है और हमें अपने रिच को दिखा रहे हैं। अर्थ हमारी माँ है और मैं उसका बेटा हूँ या बच्चा हूँ। ये भूमि सूक्ता है जो कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अब इस चैप्टर में हम किन क्वेश्चंस से डील करने वाले हैं? तो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। लैंडफॉर्म्स के टाइप और उसका लाइफ एंड कल्चर में सिग्निफिकेंस। दूसरा, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। जो लैंडफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं उनसे एसोसिएटेड लाइफ के क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी देखेंगे। शुरू होता है चैप्टर इंट्रोडक्शन से। Humans, like most mammals, live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh, and go on to Almora in Uttarakhand. On the way, you will see very different landscape. In fact, you will encounter 3 major landforms which we will now explore. Humans, other mammals के जैसे ये भी लैंड पर रहते हैं। Humans कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। एंड लैंड, जैसा कि नोटिस कर सकते हैं कि जो लैंड है इसके बहुत सारे फॉर्म्स एंड फीचर्स हैं। इसका जो अपीयरेंस है वो रीजन टू रीजन चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ से? नागपुर के झारखंड के छोटा नागपुर से पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और फिर वहाँ से उत्तराखंड के अल्मोड़ा। ठीक, तो हम देखेंगे क्या कि रास्ते में हमें डिफरेंट लैंडस्केप दिखेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स को एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इन 3 रीजन में 3 डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हमें दिखने वाले हैं। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment and life. They can broadly be divided into 3 categories: mountains, plateaus and plains. लैंडफॉर्म्स जो है ये एक फिजिकल फीचर है। लैंडफॉर्म क्या है? एक फिजिकल फीचर है जो कि प्लैनेट अर्थ की सरफेस के ऊपर है। ठीक है, इसको बनने में या शेप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, और इसका इन्वायरमेंट और लाइफ के साथ सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। ठीक, इसको हम यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक, these landforms have different climate and are home to a variety of flora and fauna. Mountains have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world. जो ये लैंडफॉर्म्स है इनका डिफरेंट क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेट रखते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स। ठीक, और वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी है यहाँ पर, है ना, उनका घर है ये। ठीक, जो ह्यूमंस हैं, लोग हैं, इन्होंने सारे लैंडफॉर्म्स को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो हैं कि कितने लोग किस लैंडफॉर्म में रह रहे हैं ये वैरी करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहला लैंडफॉर्म है हमारा माउंटेन्स।
ठीक, mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. They can be recognized by a broad base, steep slopes, and a narrow summit. Depending on their height, some mountains are covered with snow. At lower altitude, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. At high altitudes, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow-capped. जो माउंटेन्स है वो कौन से लैंडफॉर्म्स है, वो ऐसे लैंडफॉर्म्स है जो कि सराउंडिंग लैंडस्केप से मच हाइयर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे दिखते हैं। ठीक, इनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इनका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, स्लोप इनकी स्टीप होती है एंड नैरो समिट होगी। ठीक, जो समिट होगी ना वो बिल्कुल नैरो समिट होगी। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग देखें हम तो माउंटेन्स जो होते हैं वो स्नो कवर्ड होते हैं, स्नो के साथ कवर्ड होते हैं हाइट के हिसाब से। ठीक, लोअर अल्टीट्यूड मतलब लो हाइट पर देखें तो जो स्नो होती है वो गर्मियों के मौसम में मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और जो रिवर्स नीचे हैं उनमें वाटर देती है। ठीक, उनको फीड करती है। और हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंची हाइट पे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे जो स्नो है वो कभी मेल्ट नहीं होती, वो कभी पिघलती नहीं है, और वो माउंटेन्स हमेशा के लिए स्नो कैप्ड होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। जो ऊंचे माउंटेन्स हैं वो स्नो कैप्ड है, और जो छोटे वाले नीचे है माउंटेन्स उस पर स्नो नहीं दिख रही, मतलब वो समर में पिघल गई होगी। Other highlands with a lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. दूसरे हाईलैंड्स जिनकी हाइट थोड़ी कम है, स्टीप स्लोप नहीं है, थोड़ा कम स्टीप स्लोप है, और टॉप जिसके राउंडेड है, वो क्या कहलाते हैं? वो हिल्स कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने कहा ये ब्रॉड बेस है, स्टीप स्लोप है और नैरो समिट है, तो वो हमारा माउंटेन हो गया। ठीक, अब हम हिल को इसके कंपैरिजन में बनाते हैं। हिल्स में क्या है कि जो स्लोप है वो थोड़ी कम स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप कम हो गई, एंड जो टॉप है वो भी थोड़ी राउंडेड है ना, तो ऐसी टॉप हो गई। तो ये क्या है? ये हिल है। ठीक, most of the world's mountains are grouped in mountain range, such as the Himalayas in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ माउंटेन्स है ना वो माउंटेन रेंज में ग्रुप्ड हैं। ठीक है, जैसे एशिया में हिमालयाज हैं, यूरोप में एल्प्स है, साउथ अमेरिका का एंडीज है ना, वैसे ही सारे माउंटेन रेंजेस में ग्रुप्ड हैं। और ये जो रेंजेस, कुछ रेंजेस जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक की फैली हुई है, मतलब एक माउंटेन अलग नहीं है, बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये देखो, ये पूरा क्या है? ये रेंज है, कह लो ये माउंटेन रेंज है, यहाँ बहुत सारी पीक्स हैं। ठीक, तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में माउंटेन्स जो हैं वो ऐसे ही फैले हुए हैं। ठीक है, Figure 3.2 shows pictures of 6 mountains of the world. Figure 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative height from top to bottom. Mount Everest between Tibet, China and Nepal, and Kanchenjunga between Nepal and Indian state of Sikkim are the two highest peaks of Himalayan range. Mount Aconcagua in South America is the highest peak of the Andes. Mount Kilimanjaro in eastern Africa is an isolated mountain that are not part of any range. Mount Blanc in Western Europe is the highest mountain of the Alps. Anamudi in Kerala, also known as Anai Peak, is the highest mountain in South India. अब यहाँ पे फिगर 3.2 ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें वर्ल्ड के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट अकांकागुआ, किलिमंजारो, ब्लांक, जिसके बारे में अभी हमने रीड किया। ठीक है, और यहाँ फिगर 3.3 में इनके हाइट के हिसाब से ये टॉप टू बॉटम इनका हाइट के अकॉर्डिंग पूरा विजुअल इम्प्रेशन दिया हुआ है। जैसे कि हम बात करें, ये कौन सा माउंटेन है? ये माउंटेन है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी हाइट तो देखिए लगभग 8,000 से 9,000 मीटर के बीच में है। ठीक, दूसरा ये जो है
सेकंड नंबर पे ये हमारा कौन सा है, यहाँ देखो कंचनजंगा है ना, ये सेकंड नंबर पे आता है। इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट भी 8,000 के ऊपर ही है, ठीक, लेकिन माउंट एवरेस्ट से थोड़ी कम है, ठीक। फिर बात करें ये वाला थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये कौन सा हमें दिख रहा है, तो थर्ड नंबर पे दिख रहा है अकांकागुआ, है ना, देखो हाँ थर्ड वाला क्या है, अकांकागुआ। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है किलिमंजारो। फिर आता है हमारा ये कौन सा है, ये आई थिंक ब्लांक है, यस माउंट ब्लांक है। फिर फिर ये वाला है अनामुडी, ठीक। तो हाइट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखें माउंट एवरेस्ट की बात की तो ये कहाँ पर है, ये जो चाइना का तिब्बत है और नेपाल उसके बीच में पड़ता है। कंचनजंगा की बात करें तो नेपाल और सिक्किम, जो इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम है उसके बीच में है। ये दोनों हिमालयन रेंज की हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक। माउंट अकांकागुआ ये साउथ अमेरिका में है और ये एंडीज़ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। जो एंडीज़ रेंज है ना, माउंटेन ये द एंडीज़, इसकी हाईएस्ट पीक है। फिर माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में है, लेकिन ये किसी रेंज का पार्ट नहीं है, ये एक आइसोलेटेड माउंटेन है, ठीक। माउंट ब्लांक की बात करें तो ये एल्प्स की हाईएस्ट रेंज है। एल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, ठीक। अनामुडी जो कि केरला में पड़ता है, इसको अनाई पीक भी कहते हैं और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक। Mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the Earth's history. But that is still millions of years ago. Shorter and more rounded mountains and hills like the Aravalli Range are much older and have been rounded by erosion. Sometimes, as with the Sometimes, as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day. You will learn more in science about such processes and their cause. Let us just say here that some mountains of the world, like the Himalayas, are still growing in height. माउंटेन्स जिनका टॉल एंड शार्प पीक होता है, जैसे कि हिमालय, वो रिलेटिवली यंग हैं, मतलब कि अर्थ की हिस्ट्री में वो रिसेंटली बने हैं, अभी जल्दी ही बने हैं, लेकिन जल्दी का मतलब फिर भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक। ऐसा नहीं कि साल 2 साल पहले बने, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने हुए हैं ये, ठीक। फिर शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स, जो छोटे हैं और राउंड माउंटेन्स हैं, जैसे कि हम अरावली रेंज की बात करें, वो जो हैं वो ओल्ड है, पुराने हैं, किसके कंपैरिजन में, ये जो यंग माउंटेन्स हैं इनके कंपैरिजन में। और वो राउंड कैसे हुए हैं, वो इरोजन से राउंड हुए हैं। समटाइम्स जैसे कि हिमालयाज़ के साथ में देखें तो अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों हो रहा है, मतलब ये माउंटेन्स बन भी रहे हैं और इरोड भी हो रहे हैं, आज भी ऐसा हो रहा है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं इनकी प्रोसेस जो है इरोजन वगैरह, ये साइंस में पढ़ेंगे आप, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ माउंटेन्स है वर्ल्ड के, जैसे कि हिमालयाज, जो कि आज भी हाइट में वो बढ़ रहे हैं, ठीक। माउंटेन इन्वायरमेंट, mountain slopes are often covered with a type of forest called montane forest, where conifer trees such as pines, fir, spruce, deodar are common. These conifer trees grow tall and cone-shaped, with thin, pointed leaves. At higher altitude, the trees give way to grasses, mosses, and lichen. माउंटेन का जो स्लोप होता है ना, वो जिस टाइप के फॉरेस्ट से कवर होता है उसको कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक। ये वो फॉरेस्ट है जो कि माउंटेन के स्लोप पे हमको दिखते हैं, जहाँ पर कॉनिफर ट्रीज जैसे कि पाइन, फर, स्प्राउस, देवदार, ये सारे हमको मिलते हैं, ठीक। ये जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं ये टॉल होते हैं एंड कोन शेप्ड होते हैं, इस टाइप के ट्रीज दिखते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो लीफ होती है ना वो थिन एंड पॉइंटेड होती है, ठीक। हायर अल्टीट्यूड पे देखें, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी जो ट्रीज़ है ना ये ग्रासेस में, मॉसेज और लाइकेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ट्रीज़ फिर नहीं दिखेंगे हमको, एक कॉनिफर ट्रीज़ नहीं दिखेंगी, ग्रासेस, मॉसेज और लाइकेंस दिखेंगे, ठीक। मॉसेज क्या है, स्मॉल ग्रीन प्लांट है विदाउट फ्लावर एंड ट्रू रूट्स, ऑफन स्प्रेडिंग इन अ
कुशन लाइक कवर। ये जो है ना, ये ग्रीन प्लांट है, छोटे ग्रीन प्लांट है जिसमें फ्लावर एंड ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। ठीक है, लाइकन क्या है? एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक, वॉल और ट्री। ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि वॉल वगैरह पे या रॉक पे लग जाती है, जिसको हम हिंदी में काई कहते हैं, है ना, वही लाइकन। Here are two verses from a long poem by Kalidas, who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. The poem Kumar Sambhava begins with an invocation to the Himalayas. This is a simplified translation from the Sanskrit. In the north rises Himalayas, the lord of mountains, like a living god, who measures the earth and stretches from the western to the eastern ocean. From it the wind comes down, carrying spray from descending Ganga, shaking the deodar trees, opening the peacock's tail feather, and cooling the mountain people after they hunt deer. यहाँ पर दो वर्स दिए हुए हैं, दो वर्सेस दिए हुए हैं किसी पोयम के, कालिदास के द्वारा लिखी गई एक पोयम के दो वर्सेस दिए हुए हैं। कालिदास जो कि 1500 साल पहले रहते थे, जो कि एंशियंट इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट में से एक थे, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट थे। इनकी पोएम है कुमार संभवा, जो कि हिमालयाज को लेके एक कुछ वर्ड्स कहती है। क्या कहती है ये? इन द नॉर्थ में हिमालयाज राइज करते हैं, हिमालयाज जो कि लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स हैं, लाइक अ लिविंग गॉड, एक लिविंग गॉड के जैसे हैं, जो अर्थ को मेजर करता है और वेस्टर्न से ईस्टर्न ओशन तक की फैला हुआ है। यहाँ से जो विंड है वो नीचे आती है और जो गंगा बह रही है उससे स्प्रे को कैरी करती है, देवदार के पेड़ों को शेक करती है, पिकॉक के टेल फेदर को ओपन करती है, और माउंटेन पीपल जब वो डियर को हंट कर चुके होते हैं या डियर को हंट करते हैं, उसके बाद माउंटेन पीपल को कूल करती है, मतलब उनको ठंडक पहुंचाती है। ठीक है, deep forest, flowing rivers, lakes, grasslands, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, peregrine falcon, Canadian lynx, the snow leopard, ibex, Himalayan teher, the mountain hare, yak, grey fox, black bear. माउंटेन में जो डीप फॉरेस्ट हैं, रिवर्स फ्लो कर रही हैं, लेक्स, ग्रासलैंड्स, केव्स, ये सारे जो हैं यहाँ पे डाइवर्स टाइप ऑफ फौना रहता है। ठीक, उनका घर है ये। जैसे फौना कौन सा? जैसे गोल्डन ईगल, ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं, है ना। जैसे ये पेरेग्रिन फेल्कॉन का एक बर्ड है, ठीक, हिमालयन तहर एक एनिमल है, ठीक है, उसके बाद माउंटेन हेयर, याक, गोल्डन ईगल, ठीक है, कैनेडियन लाइनेक्स, ग्रे फॉक्स, लेपर्ड, ब्लैक बियर। ठीक है, तो ये सारे फौना जो हैं, चाहे वो बर्ड हो एनिमल हो, ये कहाँ रहता है? ये सारा माउंटेन में रहता है। गंगा is the name of the largest river originating in the Himalayas. In English, Ganges is also used, nearly 2500 km long. This river has numerous tributaries, that is, other rivers joining it. Some of them, like the Yamuna and the Ghagra, also originate in the Himalayas. Others, like the Son, originate from the Vindhya range to the south of Ganga plain. गंगा जो कि हिमालयाज़ में ओरिजिनेट होने वाली लार्जेस्ट रिवर है, उसका इंडियन नाम है ये। ठीक, इंग्लिश में इसको गंगेज कहते हैं। ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है ये, और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ है। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब दूसरी रिवर्स जो गंगा को ज्वाइन कर रही हैं। कुछ उसमें से जैसे यमुना और घाघरा, वो भी हिमालयाज़ में ही ओरिजिनेट हो रही हैं। दूसरी जैसे कि सोन, वो कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? तो वो विंध्य रेंज, जो कि गंगा प्लेन के साउथ में पड़ता है, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन ये सारी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, गंगा में जाके मिलती हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स। The mountain terrain is usually rugged or rough, and has steep slopes. This means that
Regular farming can only be practiced in some valleys. Cultivation is practiced on the slope by cutting steps into the slope. This is called terrace farming. In many mountainous regions of the world, herding is the preferred occupation over agriculture. जो माउंटेन टेरेन है ना, वो क्या है, रग्ड और रफ है, रग्ड है ना, और स्लोप भी इसका स्टीप है। मतलब यहाँ रेगुलर फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ वैली में ही कर किए जा सकती है। वैलीज़ क्या होती हैं? वैलीज़ जो माउंटेन्स के बीच का एरिया होता है, माउंटेन या हिल के बीच का जो लोअर एरिया होता है, जहाँ से रिवर्स बह रही होती, स्ट्रीम्स बह रही होती है, उनको वैलीज़ कहते हैं। तो सिर्फ रेगुलर फार्मिंग वहीं पे की जा सकती है। कल्टीवेशन स्लोप पे कर सकते हैं, लेकिन कैसे? स्लोप को स्टेप्स में कट करके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसको स्टेप्स में कट किया है, तब इस स्लोप में कल्टीवेशन कर सकते हैं, और इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है। वर्ल्ड के बहुत सारे माउंटेनियस रीजन में देखें तो हर्डिंग प्रेफर करते हैं, वो पशुपालन करते हैं, एग्रीकल्चर नहीं करते, पशुपालन करते हैं। ठीक, हर्डिंग प्रेफर करते हैं। टूरिज्म is often an important source of income for the people living in the mountains. The crisp mountain air and scenic beauty attract many tourists. Some tourists also go to the mountain for sports such as skiing, hiking, mountaineering, and paragliding. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimage to holy sites. But an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. टूरिज़्म एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जो लोग माउंटेन में रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि माउंटेन का जो हमारा माउंटेन एयर, फ्रेश माउंटेन एयर है, सीनिक ब्यूटी है, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं। उसके अलावा सेंचुरीज से लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं होली साइट्स के पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेसिव इनफ्लो विजिटर्स का इस फ्रजाइल माउंटेन इन्वायरमेंट को प्रेशर में डाल सकता है ना। बहुत ज़्यादा विजिटर्स अगर विज़िट करेंगे तो माउंटेन इन्वायरमेंट जो है वो फ्रजाइल है, सेंसिटिव है, उसको प्रेशर में डाल सकता है, जिससे एक राइट बैलेंस को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है ना। इसलिए मतलब क्या है, एक राइट बैलेंस को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट भी को नुकसान ना हो और दूसरा लोगों का लाइवलीहुड भी चलता रहे, वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। Bachendri Pal started climbing mountains from a young age and led many women's climbing expeditions. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded Padma Shri the same year and Padma Bhushan in 2019. बछेंद्री पाल, जिन्होंने बहुत ही छोटी एज से माउंटेन पे चढ़ना शुरू किया था और बहुत सारे विमेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस को लीड किया उन्होंने। ये पहली इंडियन विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं 1984 में, पहली इंडियन विमेन है ये। ठीक, और उसी साल इनको पद्मश्री भी दिया गया और फिर 2019 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया। दूसरी है अरुणिमा सिन्हा, lost a leg in an accident when she was 22. With Bachendri Pal's encouragement and training, she managed to climb Mount Everest in 2013 and went on to climb the highest peak of every continent, including Mount Vinson in Antarctica. She was awarded Padma Shri in 2015. दूसरी है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने 22 साल की एज में एक एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए। ठीक है, लेकिन बछेंद्री पाल के एनकरेजमेंट से और ट्रेनिंग से इन्होंने 2023 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं 2013 में। ठीक है, और उसके बाद हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पर भी चढ़ी, जिसमें अंटार्कटिका का माउंट विल्सन भी है। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक माउंट विल्सन, वहाँ पर भी ये चढ़ी हैं। ठीक है, और इनको 2015 में पद्मश्री दिया गया।
ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इस पेज में ना कुछ चैलेंजेस दिए हुए हैं जो माउंटेन पीपल फेस करते हैं। माउंटेन में रहना चैलेंजिंग है ना। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिए हुए हैं, जैसे कि हम देखें फ्लैश फ्लड, है ना। फ्लैश फ्लड क्या है? सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की वजह से सडन लोकल फ्लड आ गई। फिर लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या है? सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड। माउंटेन साइड से बहुत सारा रॉक या फिर मास ऑफ अर्थ जो है वो अचानक से गिरने लग जाए, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, फिर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, जैसे अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा टूरिज्म होने लग गया तो वहाँ के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, अवलांचे, sudden fall of snow or ice or rock from the mountain side often occurred when the snow starts melting। ठीक, अवलांचे क्या है कि जब जो माउंटेन रीजन पे ऊपर देखा था ना हाई एल्टीट्यूड पे स्नो होती है, अगर वो मेल्ट होने लग जाए और पूरी पूरी स्नो गिरने लग जाए तो उसे एवलांचे कहते हैं। ठीक, क्लाउड बर्स्ट, बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाए जिसे कहते हैं बादल फटना, है ना, वो क्लाउड बर्स्ट। हैवी स्नोफॉल, कोल्ड वेदर, ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि माउंटेन पीपल फेस करते हैं। Many traditional communities around the world consider mountains to be sacred places and worship them. Mount Everest, the highest mountain in the world at 8,848 meters, has many names. Tibetans call it Chomolungma, which means mother goddess of the world, and worship the mountain as such. Nepalis call it Sagarmatha, meaning goddess of the sky. Similarly, Mount Kailash in Tibet is held sacred by followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, and Bon, an ancient Tibetan region. Such reverence for mountain summits is also found elsewhere in India as well as in other parts of the world. बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ में पूरे वर्ल्ड में जो माउंटेन्स है ना उनको सैक्रेड माना जाता है। सैक्रेड प्लेस है, मतलब एक पवित्र स्थान है और उसको वर्शिप किया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट क्या है? तो 8,848 मीटर। ठीक, इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे तिब्बतन्स जो हैं वो इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा मतलब मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की माँ, माता रानी, वर्ल्ड की माता। फिर नेपालीज इसको सागर माता बोलते हैं, गॉडेस ऑफ द स्काई, स्काई की माता, स्काई की देवी। वैसे ही माउंट कैलाश की बात करें जो माउंट कैलाश तिब्बत में है, इसको हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और एक बोन है जो एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है, इनके लोग जो हैं, इनके फॉलोअर्स जो हैं वो इसको पवित्र मानते हैं। वैसे ही ऐसे ही रिवरेंस, मतलब ऐसी ही बातें या फिर कुछ और जो वर्ल्ड के और भी माउंटेन्स हैं या इंडिया के और भी माउंटेन्स हैं उनके लिए भी है यहाँ पे कुछ बताई गई हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया, माउंट कैलाश के बारे में बताया गया, और भी माउंटेन्स या उनकी समिट के बारे में भी ऐसा रिफरेंस है। प्लेट्यूज, अब आते हैं दूसरे लैंडफॉर्म के ऊपर जो है हमारा प्लेट्यू। A plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. Like mountains, plateaus can be young or old in terms of the Earth's history. Two examples of plateau are the Tibetan Plateau, largest and highest plateau in the world, and the Deccan Plateau. The height of plateau can vary from a few hundred meters to several thousand meters. प्लेट्यू एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि अपने सराउंडिंग लैंड से ऊंचा होता है और इसके ऊपर का सरफेस जो है वो फ्लैट होगा, मोर और लेस फ्लैट होगा। मतलब देखो देखो माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस देखो। माउंटेन का ब्रॉड बेस, ठीक, ये भी अपने सराउंडिंग लैंड से ऊंचा होता है, लेकिन इसकी समिट जो होती है वो नैरो समिट होती है। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू अपने सराउंडिंग लैंडस्केप से ऊंचा होगा, लेकिन इसका जो सरफेस है ऊपर का वो फ्लैट, मोर और लेस फ्लैट होगा। ठीक, और कुछ साइड से इसमें स्टीप स्लोप होगी, मतलब एक तरफ स्टीप स्लोप हो गई, दूसरी तरफ नहीं है। ऐसे जेंटल स्लोप है। तो ये हो गया हमारा प्लेट्यू। माउंटेन्स के जैसे प्लेट्यूज भी जो होते हैं वो यंग और ओल्ड होते हैं। जैसे हमने माउंटेन की बात की थी कि अर्थ की हिस्ट्री में ये यंग और ओल्ड हैं,
रिसेंटली बने हैं तो यंग है और पुराने हैं तो वो ओल्ड हैं। ठीक, जैसे यहाँ दो प्लेट्यूज़ की बात करें, एक है तिब्बतन प्लेट्यू जो कि लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, मतलब सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। कौन सा? तिब्बतन प्लेट्यू। और दूसरा है दक्कन प्लेट्यू। ठीक, हाइट जो प्लेट्यू की है ये वैरी करती है, मतलब ये कुछ 100 मीटर्स भी हो सकती है, 1000 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की वैरी करती है। जैसे तिब्बतन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, which explains why it has been nicknamed the roof of the world. From east to west, it is nearly 25 किलोमीटर long, the distance from चंडीगढ़ to कन्याकुमारी. जैसे तिब्बतन प्लेट्यू क्या था, ये लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसका जो एवरेज अल्टीट्यूड है ना, एवरेज हाइट जो है वो 4500 मीटर है ना। इसकी ये हाइट ही बता रहा है कि ये, इसको निकनेम दिया गया है कि ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड की छत है। 4500 मीटर ऊंचा है ये, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। मतलब मान लो चंडीगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस, इतना ये फैला हुआ है। ठीक, दूसरा दक्कन प्लेट्यू जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में है, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, फॉर्म द थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो दक्कन प्लेट्यू है हमारा सेंट्रल और साउथ इंडिया में, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़ है ना, उनमें से है ये। और ये कैसे बना है, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वॉल्केनोज फटे और उससे जो लावा निकला उससे ये बना हुआ है दक्कन प्लेट्यू। Like mountains, plateaus are rich in mineral deposits. They have been called storehouses of minerals. As a result, mining is a major activity on plateaus, where many of the world's largest mines are found. For example, the East African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal, and manganese are found in Chota Nagpur plateau. माउंटेन्स के जैसे प्लेट्यूज भी मिनरल डिपॉजिट्स में रिच हैं। ठीक, इसलिए जो ये प्लेट्यूज हैं इनको बोला जाता है कि ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो प्लेट्यूज हैं, यहाँ पर मेजर एक्टिविटी क्या है, माइनिंग है, जहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइंस मिलती हैं, है ना। जैसे कि हम देखें तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जहाँ पर गोल्ड एंड डायमंड माइंस मिलती हैं। इंडिया में देखें तो आयरन, कोल, मैंगनीज के रिजर्व हमको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं। ठीक है, द प्लेट्यू environment is very diverse across the world. Many plateaus have rocky soil which makes them less fertile than plain and therefore less favorable to farming. An exception is that of lava plateaus that is formed through volcanic activity, as they often have a rich black soil. देखो, जो प्लेट्यू का इन्वायरमेंट होता है ना, वो भी डाइवर्स है सॉरी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इनका जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। कुछ प्लेट्यूज जो हैं वो रॉकी सॉइल है उनकी, वो प्लेन के जितने फर्टाइल नहीं होते, इसलिए वहाँ पे फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पाती, वो फार्मिंग के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ प्लेट्यू, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है लावा प्लेट्यू। ठीक, लावा प्लेट्यू जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं और ये ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं, यहाँ पे अच्छी ब्लैक सॉइल होती है। ठीक, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन और जहाँ पे रॉकी सॉइल होती है वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका जो सॉइल है वो रॉकी है और वो फार्मिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। Plateaus are also home to many spectacular waterfalls. The Victoria Falls on the Zambezi River in southern Africa, the Hundru Falls on the Subarnarekha River in Chota Nagpur Plateau, the Jog Falls on the Saravati River in the Western Ghats are a few such waterfalls. The Nukalikai Nukalikai Falls drop down 340 meters from the Cherrapunji Plateau. Plateaus बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाते हैं, जैसे कि जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है विक्टोरिया फॉल सदर्न अफ्रीका में। ठीक, फिर सुबर्ण रेखा रिवर से बना है हुंड्रू फॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू पर। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स पे बना हुआ है सारावती रिवर के द्वारा यहाँ पे जोग फॉल।
फिर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू पे बना है नोकाली कई फॉल, जो कि ये पिक्चर दिखा रहा है, ये नोकाली कई फॉल की है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से 340 मीटर नीचे गिर रहा है। अब बात करते हैं प्लेन्स की, लास्ट लैंडफॉर्म। ठीक है, plains are landforms that have an extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. They are generally not more than 300 meter above sea level. जो ये प्लेन्स होते हैं ये फ्लैट सरफेस होती है, एक्सटेंसिव फ्लैट सरफेस है, या फिर कह रहे हैं लहरदार सरफेस है, जेंटली लहरदार सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई हमको लार्ज हिल नहीं मिलेगी, कोई डीप वैली नहीं मिलेगी, है ना। इसका जो हाइट है ना, ये सी लेवल से बस ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर तक, बस इससे ज़्यादा ऊंचा ये नहीं होगा प्लेन। फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स formed by rivers originating in mountain ranges, where they collect particles of rock, sand, and silt called sediments. These sediments are carried all the way to the plains, where the rivers deposit them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. Plains also support a variety of flora and fauna. फ्लड प्लेन्स एक टाइप ऑफ लैंड फॉर्म है जो कि रिवर्स बनाते हैं, है ना। जो माउंटेन रेंजेस में रिवर ओरिजिनेट हुई हैं वो बनाते हैं ये फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर रॉक, सैंड, सिल्ट्स, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, वो कलेक्ट होते हैं। ठीक, और ये सेडिमेंट्स जो हैं ये पूरा प्लेन्स में पूरे प्लेन्स में ऑल द वे कैरी होते हैं, और ये रिवर्स, वेयर रिवर्स डिपॉजिट देम मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। मतलब ये रिवर्स उनको डिपॉजिट कर देती है प्लेन्स में, पूरे पूरे प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती है, जिससे कि जो प्लेन का सॉइल है ना वो फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, जिससे कि फिर ये जो प्लेन्स हैं ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आइडल बन जाते हैं, मतलब उपजाऊ ज़मीन बन जाती है, और एग्रीकल्चर यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन बन जाता है इन लैंड फॉर्म्स में, प्लेन्स में। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये प्लेन्स जो हैं ये वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी सपोर्ट करता है। जैसे ये वाला एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें तीनों टाइप के लैंड फॉर्म्स वर्ल्ड के जो मेजर हैं वो दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें, देखो पहले माउंटेन्स की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा ब्राउन वाला जो है ये माउंटेन है, नहीं ब्राउन वाला नहीं, अच्छा ये जो ऑरेंज कलर से है ना लाइन बनी हुई है ये माउंटेन्स है, ब्राउन वाले प्लेट्यू हैं। जैसे कि ये रहा माउंटेन, ये हिमालयाज़ हो गया, ये यूराल हो गया, ये रहा एटलस, यहाँ पे देखो ये रहा एंडीज़, ये रॉकी माउंटेन्स है। फिर प्लेट्यूज़ की बात करें तो ये इसके हिमालयाज़ के ऊपर हमको यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू दिख रहा है, यहाँ ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू दिख रहा है, यहाँ पर ये पैटागोनियन प्लेट्यू है। फिर यहाँ पे प्लेन की बात करें तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमें गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यहाँ पे यांगजे प्लेन है, ये नाइल प्लेन है, यहाँ पे मिसिसिपी प्लेन, अमेजॉन प्लेन। ठीक, तो इस डायग्राम में वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन रेंजेस शो किए गए हैं। ये हमारा गंगा प्लेन का फिगर है, पिक्चर दिया हुआ है। लाइफ इन द गंगा प्लेन, लाइफ इन द प्लेन्स। Thousands of years ago, the first civilizations developed around rivers in fertile plains. In our times too, a large part of the world's population lives in plains. तो हज़ारों साल पहले पहली जो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ डेवलप हुई, वो रिवर्स के अराउंड ही इन फर्टाइल प्लेन्स में ही डेवलप हुई। हमारे टाइम में भी देखें तो जो वर्ल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो प्लेन में रहती है। ठीक है, अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन गंगा, इंडियाज गंगा प्लेन, often called the Gangetic Plain. As with many other plains of the world, the major occupation of the people in this region include river fishing and agriculture. Food crops such as rice, wheat, maize, barley, millet are grown. Fiber crops such as cotton, jute, hemp are also grown in the Gangetic Plain.
Traditional agriculture has been mostly rain-fed, that is watered through rainfall. In recent decades, however, agriculture has turned to irrigation, with water brought to the fields through network of canals or pumped from groundwater. While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed to the depletion or decrease of groundwater. This presents a challenge for the future of agriculture in the region. Some of the other problems affecting the Ganga plain include high population and pollution. जैसे कि हमारा गंगा प्लेन, इसमें इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका वन फोर्थ, लगभग 40 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंगा प्लेन पे रहती है, हमारी गंगेटिक प्लेन में रहती है। ठीक है, इंडिया की वर्ल्ड वन फोर्थ पॉपुलेशन 25% आबादी इंडिया की कहाँ रहती है? गंगा प्लेन में। ठीक है, वर्ल्ड के अदर जो प्लेन्स हैं वैसे ही मतलब और अदर प्लेन्स में देखें तो उसके ही हिसाब से यहाँ जो इंडिया का जो गंगा प्लेन है इसमें भी रिवर फिशिंग और एग्रीकल्चर जो है ये मेजर ऑक्यूपेशन। मतलब क्या है कि प्लेन्स में मेजर ऑक्यूपेशन या तो रिवर फिशिंग होगा या तो एग्रीकल्चर होगा। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है और इंडिया में भी है ना। गंगा प्लेन में जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो क्या है? रिवर फिशिंग और एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप ग्रो होते हैं कौन से? जैसे राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट, ये सारे फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प, ये भी ग्रो किए जाते हैं गंगा प्लेन में। ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर होता है वो रेन फेड होता है, मतलब रेनफॉल के थ्रू पानी दिया जाता है उसको। लेकिन रिसेंट डिकेड्स में एग्रीकल्चर इरिगेशन के थ्रू होने लग गया है, मतलब जो फील्ड में पानी लेके आया जाने लग गया है कैनाल के थ्रू या फिर ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाने लग गया है, इरिगेशन होने लग गया है। लेकिन इरिगेशन की वजह से एक प्रॉब्लम आ गई है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज़ होने लग गया है, वो डिप्लीट होने लग गया है, वो कम होने लग गया है। ठीक, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसके फ्यूचर को चैलेंज है ना। मतलब एग्रीकल्चर का फ्यूचर चैलेंज में आ जाता है। ठीक है, तो और दूसरी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं गंगा प्लेन में लोग वो हैं हाई पॉपुलेशन और पोल्यूशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और दूसरा पोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, इरिगेशन की वजह से। वेदर इन माउंटेन रेंज और प्लेन्स, rivers around the world have carried immense cultural value. In particular, many communities have considered a river source or its confluence with one or two other rivers to be sacred. In India, numerous festival ceremonies and rituals are conducted at such locations. जैसे चाहे वो माउंटेन रेंज हो या प्लेन हो, रिवर्स जो होती है ना उनका अपना ही कल्चरल वैल्यू है ना, वो कल्चरल वैल्यू रखती है। जैसे कि हम बात करें रिवर के सोर्स की, जहाँ रिवर ओरिजिनेट हुई है, या फिर उनके कॉन्फ्लुएंस की, मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिवर मिली हैं उसको बहुत सारे कम्युनिटीज़ पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं। एंड इंडिया में भी देखें तो बहुत सारे फेस्टिवल, सेरेमनीज, रिचुअल्स जो हैं वो उन लोकेशंस पे होते हैं। जैसे कि हम संगम की बात करें, प्रयागराज है ना, कॉन्फ्लुएंस है वो। सोर्स की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो यहाँ पे ये सारे सैक्रेड माने जाते हैं, सैक्रेड प्लेसेस हैं इंडिया के। ठीक है, बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, river navigation is easy and supports a lot of economic activity. In earlier days, people also use rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. देखो, प्लेन्स का जो स्लोप है ना वो जेंटल स्लोप है, मतलब स्लोप नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो रिवर नेविगेशन जो है यहाँ पर इजी है। और ये लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सपोर्ट करता है। अर्लियर डेज में देखें तो लोग रिवर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इवन आज भी गंगा जो रिवर है इसके बहुत सारे स्ट्रेच हैं, मतलब कई सारे जगह हैं गंगा रिवर के जहाँ पे लोग बोट का यूज़ करते हैं ज़्यादा, बोट से मूव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन गंगा।
In this chapter, we explored the three main landforms, but its surface is very complex and experts often define a few more landforms. One such landform is the desert. Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation. Their flora and fauna are also unique. Some deserts are hot, like the Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in the northwest of the Indian subcontinent. Others are cold, like the Gobi Desert in Asia. Some experts also describe the Antarctica continent as a desert. देखो, इस चैप्टर में हमने तीन मेजर लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन जो सरफेस है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक्सपर्ट्स ने कुछ और लैंडफॉर्म्स को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें से एक है डेजर्ट। ठीक, डेजर्ट क्या है? एक लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है। यहाँ का फ्लोरा एंड फौना भी यूनिक है। ठीक, और देखें तो कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो हॉट डेजर्ट्स हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है, थार डेजर्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, ये हॉट डेजर्ट है। और कुछ डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जैसे कि एशिया का गोबी डेजर्ट। ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसको भी कुछ एक्सपर्ट डेजर्ट ही मानते हैं। Despite harsh living conditions, humans have adapted to most of the deserts. In India, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. देखो, डेजर्ट का जो कंडीशन है ना, बहुत हार्श कंडीशन है, वहाँ पे रहना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको अडाप्ट किया हुआ है और डेजर्ट में रहते हैं। जैसे इंडिया का जो थार डेजर्ट है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर उसके थ्रू माइग्रेट करते हैं, उनका अपना ही कल्चरल ट्रेडिशन है ना। जैसे उनके फोक सॉन्ग, फोक लेजेंड्स, ये सारे हैं उनके पास, जो कि डेजर्ट से रिलेटेड है। रिच कल्चरल ट्रेडिशन है उनका। ठीक है, द डाइवर्स वेज इन विच ह्यूमन हैव मेड ऑल लैंडफॉर्म्स देयर होम इज़ अ टेस्टिमनी टू आवर अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। जिस तरीके से डाइवर्स वेज जिसमें लोगों ने सारे लैंडफॉर्म्स को अडाप्ट किया हुआ है, मतलब अपना घर बनाया हुआ है, वो हमारे अडाप्टेबिलिटी और रेजिलियंस की एक टेस्टिमनी है। मतलब हमने हर टाइप के लैंडफॉर्म को अपना घर बना लिया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, इस नेचर में रहना सीख गए हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। The five Tinais of ancient Tamil Sangam poetry are five landscapes associated with certain specific deities, lifestyles, modes, or emotions, such as love, longing, separation, quarrel, etc. This table only lists the characteristic of the five landscape and the main occupation in each. यहाँ पे संगम, जो तमिल संगम पोट्री है, उसके 5 तिनाइज, 5 लैंडस्केप के नाम दिए हुए हैं, जिनको तिनाई बोला जा रहा है ना। वो 5 डिफरेंट लैंडस्केप हैं, उनका उनसे एसोसिएटेड डीटीज, उनकी लाइफस्टाइल, मोड, इमोशंस, सब चीज़ हर एक तिनाई से एसोसिएटेड एक लैंडस्केप। मतलब जैसे जैसे कि बात करें कुरिंजी, कुरिंजी क्या है? माउंटेनियस रीजन को बोलते हैं। इसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। इसके एक स्पेसिफिक डीटी होंगे, इनका लाइफस्टाइल अलग होगा, मोड अलग होगा, इमोशन अलग होगा। ठीक, वैसे ही मुल्लई, मुल्लई ग्रास लैंड या फॉरेस्ट लैंड को बोलते हैं ये, जिनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कैटल रेयरिंग है, इनके गॉड अलग हैं। ठीक, वैसे मरुदम फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन, जिसका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग। फिर नेडाल कोस्टल रीजन, जिसका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड सी फेयरिंग। फिर पलाई एरिड या डेजर्ट लाइक रीजन, जिसका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो जर्निंग और फाइटिंग। ठीक, तो हर तिनाई का मतलब हर लैंडस्केप का अपना नाम है, और उसका मेन ऑक्यूपेशन, मेन डीटी, लाइफस्टाइल सब उससे रिलेटेड है। These 5 Tinai constitute a different classification of landforms that the one we have seen, but they reflect a keen awareness of the diverse region and their characteristics. They also illustrate the deep connection between humanity and the natural environment. ठीक, तो यहाँ पे जो 5 तिनाई है ना, ये
डिफरेंट क्लासिफिकेशन है लैंडफॉर्म का जो हमने अभी देखा उससे अलग है ये, लेकिन ये फिर भी दिखा रहा है कि डाइवर्स रीजन का अवेयरनेस है लोगों को, वहाँ तब भी लोगों को डाइवर्स टाइप के रीजन का और कैरेक्टरिस्टिक का अवेयरनेस है उन्हें, ठीक है। और ये भी दिखा रहा है कि ह्यूमैनिटी और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में डीप कनेक्शन को भी दिखाता है ये। बिफोर वी मूव ऑन, अगले चैप्टर में जाने से पहले देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। लैंड फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू, यहाँ पे माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, इन 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। दे हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड एनवायरनमेंट। Throughout history, people's lives and activity have been much impacted by the type of landform they have lived in. These landforms are an integral part of culture across the world. Indian culture in particular has celebrated them in diverse ways. तो पूरे हिस्ट्री में हमने देखा कि यहाँ पे जो लोगों की लाइफ है, उनकी एक्टिविटी है, वो लैंडफॉर्म से इम्पैक्ट करती है। जहाँ पर वो रह रहे हैं उस लैंडफॉर्म से इम्पैक्ट होती है उनकी लाइफ एंड एक्टिविटी। जो लैंडफॉर्म है उनके कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे इंडियन कल्चर में देखें, डाइवर्स वेज से इसको सेलिब्रेट किया जाता है लैंडफॉर्म को। ईच लैंडफॉर्म ऑफर्स डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। हर लैंडफॉर्म के अपने चैलेंजेस हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ ट्रू फॉल्स में देखें, गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी टू द यमुना। गंगा ट्रिब्यूटरी है क्या? नहीं। Desert have unique flora and fauna? Yes. Melting snow feed rivers? Yes. All deserts are hot? No. Sediments from rivers deposit in the plains make the land fertile? Yes. Mountains and hills belong to the same type of landform? Yes. More or less, है ना, कह सकते हैं। Plateau usually rise sharply at least on one side? Yes. एक साइड में राइज करता है शार्पली, है ना, तभी तो हम उसको सराउंडिंग एरिया से अलग बोलेंगे कि हाँ ये ऊंचा है। द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स विद राउंडेड टॉप्स। तो यंग माउंटेन्स विद राउंडेड टॉप्स कहाँ होंगे? तो ये हो गया गलत। तो ये हमने एक्सरसाइज भी कर ली, ठीक है। चलो, चैप्टर ख़त्म होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा है, डिस्कशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जिससे मुझे भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँ, ठीक। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।